हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग स्केल। आज हम समझेंगे JWT टोकन्स और डिटेल में इसको समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। JWT बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कुछ लोगों को, तो हम इसको बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में आज डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली JWT टोकन्स होते क्या हैं? तो JWT टोकन्स जो होते हैं वो जेसन वेब टोकन्स होते हैं और ये सिक्योर क्लेम सिक्योरिटी एंड रियल वर्ल्ड यूजेस के लिए बनाए गए होते हैं। इनको हम अपनी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं ऑथराइजेशन के लिए, और इनके बेसिस पे कोई भी यूजर हमारी एप्लीकेशन के अंदर अपने आप को ऑथराइज करके और लॉगिन कर सकता है, और उसके बेसिस पे हम उसको एक टोकन इश्यू करते हैं और वो टोकन के बिहाफ पे हमारी एप्लीकेशन के साथ या कोई भी एक एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर पाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो इसको अगर हम डिटेल में समझते हैं तो इसके तीन पार्ट होते हैं मेजरली। JWT टोकन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है हेडर, दूसरा होता है पेलोड, तीसरा होता है सिग्नेचर। तो तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। पहले हम JWT की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जेसन वेब टोकन्स बेसिकली एक टोकन होता है, एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म होता है। जब कोई भी यूजर आता है, वो लॉगिन करता है, तो उसको एक टोकन इश्यू होता है और उस टोकन के बिहाफ पे वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो जैसे एयरपोर्ट पे आप कभी जाते हैं तो वहां पे आप चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, देन आपको एक बोर्डिंग पास इशू करते हैं। और वही बोर्डिंग पास आप हर गेट पे शो करते हो, और आपने जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो कंप्लीट करके अपना जो ट्रैवल है वो कंप्लीट करते हैं। और वो दोबारा आपकी सिक्योरिटी या आइडेंटिटी चेक नहीं होता, क्योंकि एक बार आपको सिक्योरिटी चेक हो गया और बोर्डिंग पास इशू हो गया, तो वही आपका एक तरह से टोकन हो गया। तो इसी तरह से जब सिस्टम में कोई बंदा आता है या यूजर आता है, तो वो यूजर लॉगिन करता है, सर्वर उसकी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है एंड देन उसको एक JWT टोकन इश्यू करता है। और वही टोकन क्लाइंट एप्लीकेशन या यूजर के बिहाफ पे क्लाइंट एप्लीकेशन हर रिक्वेस्ट पे सर्वर को भेजती है, और उसके बिहाफ पे कम्युनिकेशन होता है और डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में एयरपोर्ट का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, सिमिलर वे में एप्लीकेशन में भी ऐसे ही वर्क करता है। JWT स्टेटलेस होता है, सर्वर उसको कहीं उसका सर्वर कोई डेटा स्टोर नहीं करता, और टोकन जो है वो वही सेशन बनता है यूजर का। मतलब जैसे पुरानी एप्लीकेशंस में सेशन के बिहाफ पे हम यूजर का स्टेट मैनेज करते थे, यहाँ पे टोकन ही उसका सेशन होता है। टोकन 15 मिनट 20 मिनट इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, कन्फिगरेबल हो सकता है। तो जितने टाइम के लिए आप टोकन इश्यू करते हैं उतने टाइम के लिए वो वैलिड रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें, JWT का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन पार्ट्स में होता है, जैसे मैंने बताया, हेडर, पेलोड और स्ट्रक्चर, सिग्नेचर, सॉरी, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। तीनों जो पार्ट्स होते हैं वो डॉट्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। और अगर हम हेडर की बात करें, यहाँ पे आ, दो तीन चीजें आप देख सकते हैं, लाइक ALG यानी एल्गोरिदम, किस एल्गोरिदम को यूज करके वो इनक्रिप्ट हुआ है या प्रोसेस हुआ है, और उसका टाइप क्या है। जैसे JWT टोकन है तो JWT यहाँ पे होगा। पेलोड सेक्शन में सब, नेम, रोल, इस तरह के पार्ट्स होते हैं। और सब मतलब एक तरह से उसकी आईडी हो गई, या जैसे यूजर आईडी हो गई, या कुछ भी वो रख सकते हैं आप उसमें। नेम में आप उस यूजर का नाम जिसके लिए वो टोकन इशू हो रहा है, और रोल में हम उसका रोल रख सकते हैं। जो उसका रोल है वो नॉर्मल यूजर है, एडमिन यूजर है, सुपर यूजर है, तो इस तरह की चीजें उसमें रहती हैं। और जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर बेसिकली एक सील है जो सर्वर इशू कर रहा है JW टोकन, वो अपना वहां पे सिग्नेचर वेरीफाई करके डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसको इनक्रिप्ट करके सिक्योर करता है, ताकि कोई उसको टेम्पर करे तो सर्वर को पता हो कि ये मेरा JW टोकन कहीं से टेम्पर हुआ है। तो इस तरह से तीन पार्ट्स में बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं JWT टोकन को। और जो हेडर पार्ट है, हेडर पार्ट बेसिकली एल्गोरिदम जो इन्फॉर्मेशन है उसको रखता है। पेलोड पार्ट जो है वो क्लेम इन्फॉर्मेशन रखता है, यूजर का डेटा और उसकी परमिशंस को रख सकता है। सिग्नेचर जो है वो टेम्पर प्रूफ होता है, वेरिफिकेशन सील होता है एक तरह से। सर्वर उसको इश्यू करता है और ये वेरीफाई करता है कि ये मेरे ही थ्रू एक्सेस हो रहा है और मेरे ही थ्रू प्रोवाइडेड है। तो ये इंश्योर करने के लिए वो होता है। ठीक है।
नेक्स्ट, रजिस्टर्ड क्लेम स्टैंडर्ड फील्ड डिफाइंड बाय द जीडब्ल्यूटी स्पेसिफिकेशंस। तो जो क्लेम सेक्शन होता है उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, उसमें हम इशूअर रख सकते हैं। जो उस टोकन को जनरेट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इशूअर सेक्शन में आएगी। सब्जेक्ट रख सकते हैं, वो टोकन जो है वो किसके लिए है या किसके बारे में है, ये उसकी इंफॉर्मेशन को रखता है। ऑडियंस, ऑडियंस कौन इस टोकन को यूज करेगा। सपोज हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं या मल्टीपल डोमेन्स हैं, तो कौन से डोमेन से वो आ रहा है, हमारा एक ही सर्वर उसको वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे ऑडियंस की इंफॉर्मेशन होती है। सपोज फाइनेंस एप्लीकेशन हमारा सिस्टम एक्सेस कर रही है तो ऑडियंस में फाइनेंस होगा। एचआर एप्लीकेशन अगर एक्सेस कर रही है तो उसमें एचआर एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन हो सकता है ऑडियंस में। एक्सपायरेशन में उसका डेडलाइन होता है कि वो कितनी देर के लिए वैलिड है टोकन, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सपायरेशन सेक्शन में होती है। इशूड एट, वो टोकन कब जनरेट हुआ है, एक तरह से ये क्रिएटेड डेट और टाइम होता है, किस टाइम पे वो टोकन जनरेट हुआ है। और नॉट बिफोर, वैलिड ओनली आफ्टर दिस टाइम। तो एक टोकन अगर हमने आप जनरेट किया है और वो अगर हमने उसमें एनबीएफ में अब से 5 मिनट बाद की डेट असाइन की है, तो वो टोकन 5 मिनट बाद से ही वैलिड होगा, उससे पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा प्रोविजन रख सकते हैं कि ये टोकन कब से स्टार्ट होगा, वैलिड कब से होगा। जैसे आप पासपोर्ट की या किसी और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, उसमें फ्रॉम से टू डेट एक मेंशन होती है कि कब से कब तक ये वैलिड है। जैसे लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी तरह से इसमें भी हम मेंशन कर सकते हैं ये कब से और कितनी देर के लिए वैलिड होगा जेडब्ल्यूटी, ये इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और एक इसमें जेडब्ल्यूटी आईडी होती है जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस टोकन का। और जो हमारा कुछ और जो हमने सेक्शन देखे थे, जैसे आईएसएस, सब एंड ऑडियंस। तो आईएसएस मैंने बताया, और जो इशूअर हो गया उसको हम शॉर्ट में आईएएस बोलते हैं। सब मतलब सब्जेक्ट, वो किसके लिए टोकन है उसकी इंफॉर्मेशन यानी उसकी यूजर आईडी इसमें आ सकती है। ऑडियंस यानी कौन उस टोकन को यूज कर सकता है, जैसे पेमेंट एपीआई हो गई, एचआर डिपार्टमेंट की ऐप हो गई या फाइनेंस ऐप हो गई। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से हम अलग अलग सेक्शंस में टोकन में स्टोर करते हैं और उसी के बेसिस पे वो वेरीफाई होता है और उसी के लिए वो वैलिड होता है। अब जैसे अगर हम फिर से एयरपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो आईएसएस यानी इशूअर क्या हो सकता है, हमारी जो गवर्नमेंट है जो हमारा पासपोर्ट इशू कर रही है, वो हमारा इशूअर हो सकता है। और जो सब की अगर हम बात करें, तो जो हमारा एम्प्लॉय आईडी या पासपोर्ट नंबर होगा वो हमारा सब हो सकता है, यानी सब्जेक्ट हो सकता है, यूनिक आइडेंटिफायर हो सकता है। और ऑडियंस की बात करें तो विदाउट ऑडियंस अ टोकन स्टोलन फ्रॉम वन एपीआई कुड नॉट बी रिप्लेड अगेंस्ट अनदर। यानी अगर हमारा पासपोर्ट कोई चोरी कर लेता है तो उसको जैसे वो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा वो पासपोर्ट हमारे फिंगरप्रिंट से और हमारी आइडेंटिटी से लिंक रहता है। इसी तरह से अगर एक जो टोकन है किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए इश्यू हुआ है, तो उसको कोई और दूसरी एप्लीकेशन या दूसरा क्लाइंट उसको यूज नहीं कर सकता। तो ये चीज इंश्योर होती है ऑडियंस सेक्शन के थ्रू। टाइम एंड आइडेंटिटी क्लेम, क्लेम में जो टाइम और आइडेंटिटी होता है उसमें एक्सपायरेशन, जैसे मैंने बताया एक्सपायरेशन में हम टोकन की एक्सपायरी रखते हैं, वो कब से कब तक का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मूवी टिकट होता है, वो 8 से लेके और अगले 2 घंटे या 3 घंटे के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। और तो इसी तरह से टोकन की भी डेट एंड टाइम होता है कि इस टाइम, इस डेट पे इतनी देर के लिए एक्सपायर हो जाएगा, इतनी देर के लिए वैलिड है। तो ये चीज इंफॉर्मेशन एक्सपायरेशन टाइम सेक्शन में रखी होती है। और इशूड एट, जैसे मैंने बताया इशूड एट एक तरह से क्रिएटेड डेट होती है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम होता है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो कब टोकन जनरेट हुआ है। तो जैसे आप कभी कोई टिकट लेते हो या कोई भी कहीं से कुछ मूवी टिकट परचेस करते हो, तो उस पे प्रिंट होके आता है कि इशूड एट, तो यानी कब वो चीज इशू हुई है, कब आपको मिली है वो, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। नॉट बिफोर, जैसे मैंने बताया कि वो कब से आप यूज कर सकते हो, उसके पहले आप यूज नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। यानी अगर एक टोकन हमने 1 घंटे बाद से वैलिड करना है, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे कि अब जब वो इशू हो रहा है उसके 1 घंटे बाद से
ही वो टोकन यूज हो सकता है, उसके पहले आप उसको यूज करोगे तो वो वैलिड नहीं कंसिडर होगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम रखते हैं। जैसे अगर किसी आप इवेंट में जाते हो और वहां पे मेंशन होता है कि इवेंट स्टार्ट एट 7 PM, तो आप अगर आप 7 से पहले भी चले जाओगे तो उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि वो आपको 7 के बाद ही एंट्री उसमें मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पे हम रख सकते हैं। जीटीआई में जैसे मैंने बताया कि जेसन वेब टोकन जो होता है उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे पासपोर्ट का यूनिक नंबर होता है, इसी तरह से एक टोकन की आइडेंटिटी होती है। तो ये चीज यहाँ पे इस क्लेम में हम रखते हैं। ऑथराइजेशन क्लेम एक सेक्शन होता है, उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, रोल्स, स्कोप एंड परमिशंस। रोल्स में जो टोकन इशू है उस यूजर के लिए क्या उसका रोल है, यानी वो एडमिन है, रिक्रूटर है, कैंडिडेट है, एचआर है, कुछ भी एक्स वाई जेड रोल हो सकता है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो और उसके बेसिस पे उसको एक्सेस क्या रहेगा, एडमिन है तो उसको फुल एक्सेस है, सुपर एडमिन है तो फुल एक्सेस है, रिक्रूटर है तो वो सिर्फ जॉब पोस्ट कर सकता है, कैंडिडेट है तो वो अप्लाई कर सकता है, एचआर है तो मैनेज कर सकता है। इस तरह के रोल्स एंड परमिशंस हम रोल क्लेम में डालते हैं। स्कोप सेक्शन में हम स्कोप डालते हैं कि ये टोकन किस किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, या इसके स्कोप में कौन कौन से रिसोर्स हैं। जैसे अगर हमारी एपीआईज की बात करें, अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एपीआईज हैं, उसमें से सिर्फ हम ये टोकन 10 एपीआईज के लिए इशू कर रहे हैं कि ये 10 एपीआई ही सिर्फ ये टोकन एक्सेस कर पाए। यहाँ पे हम उसमें डाल सकते हैं कि ये जॉब की एपीआई है, इसको सिर्फ रीड परमिशन है, जॉब पोस्ट की परमिशन है तो राइट की परमिशन है, अपडेट की परमिशन है, डिलीट की परमिशन है। बट अगर कैंडिडेट की एपीआईज की परमिशन नहीं है तो आप उस टोकन को कैंडिडेट की एपीआईज को रीड करने के लिए या अपडेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये स्कोप सेक्शन ये डिफाइन करता है। परमिशंस वही कि और अगर डिटेल में आप जाते हैं कि उसके पास कौन कौन सी डिटेल परमिशंस होंगी, जॉब को क्रिएट करने की होगी, अपडेट करने की होगी, जॉब को डिलीट करने की होगी, यानी उस एपीआई के अंदर भी उसको कौन कौन से एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन हम इसमें रख सकते हैं। एडिशनल क्लेम्स, कुछ और एडिशनल क्लेम्स भी अवेलेबल होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डाल के हम अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे टेनेंट आईडी एक होता है क्लेम, वहां पे हम अगर हम आइसोलेट करना चाहते हैं डेटा पर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मल्टी टेनेंट सेस एप्लीकेशन है और वहां पे हम मल्टीपल टेनेंट्स के लिए टोकन इशू करते हैं और हमारी एप्लीकेशन सिंगल एप्लीकेशन टोकन इशूअर है, तो वहां पे वो टेनेंट आईडी डाल के उसको टोकन को इशू करेगी, ताकि एक टेनेंट का टोकन दूसरे टेनेंट के डेटा को एक्सेस ना कर पाए। उसी तरह से एक क्लाइंट आईडी होता है, वहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये टोकन मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है या वेब एप्लीकेशन के लिए है या पर्टिकुलर और किसी एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी बाउंड्री हम सेट कर सकते हैं। ईमेल एक क्लेम होता है, वहाँ पे हम यूज़र का ईमेल डाल सकते हैं। अगर हमें कहीं पे यूज़र का ईमेल शो करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम टोकन से ही वो ईमेल निकाल सकते हैं ईमेल क्लेम से, और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस पर्पज से भी यूज़ हो सकता है। ये एक तरह से आइडेंटिफायर है आपका, और इसको हम नॉर्मली ईमेल कहीं विजिबल करना है, कहीं पे यूज करना है, कहीं पे आइडेंटिफाई करना है कि यूजर किसके लिए, तो वो इस सेक्शन को, इस क्लेम को हम यूज करते हैं। यूजर टाइप जैसे मैंने बताया कि वो रिक्रूटर है या वो एडमिन है, या क्या उसका यूजर टाइप है, वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। जैसे वो रिक्रूटर हो सकता है, कैंडिडेट हो सकता है, एचआर हो सकता है, तो उसका जो यूजर टाइप है वो हम इस क्लेम में डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट एक और क्लेम है, यहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो टोकन है वो किस डिपार्टमेंट के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है और मल्टीपल डिपार्टमेंट हमारा सिंगल सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करते हैं, तो हम ये बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिर्फ इस सेक्शन को एक्सेस करेगा और एचआर सेक्शन इसको एक्सेस करेगा। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रिक्वेस्ट जो आई है, ये टोकन जो आया है, वो किसके लिए हमने इशू किया है। तो ये डिपार्टमेंट क्लेम में हम वो डाल सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग के लिए है, ये एचआर के लिए। तो उससे हम आइडेंटिफाई करके अपना सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं कि ये टोकन इंजीनियरिंग का है तो एचआर का डेटा हम इसको एक्सेस नहीं करने देंगे, या बाउंड्री सेट करनी है तो वहाँ कर सकते हैं। सेम कंट्री, अगर हमारा टोकन हम जियो लोकेशन वाइज मैनेज करना चाहते हैं कि इंडिया से अगर कोई क्लाइंट है और इंडिया के लिए टोकन इश्यू हुआ है, और वो टोकन अगर वो शेयर करता है ऑस्ट्रेलिया या यूएस किसी अपने जानने वाले को, या किसी कोई उसको चुरा लेता है, तो उस केस में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टोकन किस कंट्री के लिए इशू है और ये एक्सेस कहाँ से हो रहा है। तो उस बेस पे भी हम उस सिक्योरिटी को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये सारी चीजें क्लेम में हम डालते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें कंप्लीट जीडब्ल्यूटी पेलोड का, तो वो कुछ इस तरह से रहता है।
यहाँ पे इशूअर होता है, यानी कौन सा कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस टोकन को इशू कर रही है। सब्जेक्ट में मैंने बताया उसका यूजर आईडी हो सकता है, यूनिक आइडेंटिफायर हो सकता है। ऑडियंस, कौन उसको यूज करने वाला है। एक्सपायरी, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपायरी है। और ये इसका जनरेटेड डेट एंड टाइम है, आईएटी। जीटीआई उसका फिर से एक यूनिक आइडेंटिफायर है। नेम उसका, जिस यूजर के लिए वो इशू है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। ईमेल, उस यूजर का ईमेल हम डालते हैं। रोल, उसका क्या रोल है। स्कोप, वो जॉब्स को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। टेनेंट आईडी, वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूजर के पास मल्टीपल टेनेंट का एक्सेस है, तो वो टोकन उस किस टेनेंट के लिए उसको इशू है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। डिपार्टमेंट, वो यूजर किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इंजीनियरिंग से है, एचआर से है, तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इस तरह का पेलोड एक क्लेम का बन सकता है। और यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जो जीडब्ल्यूटी को मैटर करते हैं या सिक्योर करते हैं, एक है ट्रस्ट। हम यहाँ पे ट्रस्ट मेंटेन करते हैं। आईएसएस यानी इशूअर प्लस ऑडियंस जो है वो प्रिवेंट करती है क्रॉस सर्विस टोकन मिसयूज को। आइडेंटिटी, सब नेम, ईमेल आइडेंटिटी, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करती हैं कि यूजर कौन है, कौन उस टोकन को यूज कर रहा है। टाइम लिमिट डिफाइन करती है, जैसे एक्सपायरी हो गई और इश्यू टाइम हो गया, कि वो टोकन कितने बजे इश्यू हुआ, कितनी देर के लिए वैलिड है, ये सारी चीजें टाइम लिमिट्स के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। और ऑथराइज करते हैं कि उसका टोकन जिसको इशू है उसका रोल क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो अपनी बाउंड्रीज में रह के डेटा एक्सेस करे। ऐसा ना हो कि एक टोकन इशू हो गया तो उसको कोई बाउंड्री नहीं है, वो कोई भी डिपार्टमेंट का या कोई भी डेटा एक्सेस कर रहा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे रोल्स एंड स्कोप वाले क्लेम्स होते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं मेजरली अपने जो क्लेम्स होते हैं। और JWT का अगर हम रिक्वेस्ट फ्लो की बात करें, तो इसका एंड टू एंड लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले यूजर लॉगिन करता है, क्लाइंट अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड करता है। जो हमारा ऑथ सर्विस है या ऑथ सर्वर है वो वैलिडेट करता है उसके क्लाइंट आईडी पासवर्ड्स को। वैलिडेट करने के बाद वो सर्वर एक साइन करके JWT टोकन रिटर्न करता है वापस क्लाइंट को। क्लाइंट उस JWT टोकन को अपने पास स्टोर करता है मेमोरी में या कुकी में, और नेक्स्ट जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, एपीआई रिक्वेस्ट होती हैं, उसके लिए उस JWT टोकन को सप्लाई करता है। और उसी के बेसिस पे वो यूजर की आइडेंटिटी ऑथराइज होती है, और उसी के बेसिस पे डेटा, और उसके क्लेम के बेसिस पे जो भी उसका एक्सेस है उसके बेसिस पे उसको डेटा वापस दिया जाता है एपीआई के थ्रू। और वेरीफाई एंड रिस्पॉन्स, जैसे ही वो टोकन आपके पास सर्वर के पास आता है, वो उसको वेरीफाई करता है और उसकी एक्सपायरी, ऑडियंस और रूल के अकॉर्डिंग डेटा को सप्लाई करता है और उसे एंटरटेन करता है। तो ये बेसिक लाइफ साइकिल होता है एक JWT टोकन का। लॉगिन करेगा, सर्वर उसके क्रेडेंशियल वेरीफाई करेगा, उसको एक JWT टोकन इशू करेगा, क्लाइंट उसको अपने पास स्टोर करेगा, फिर सारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट में उस टोकन को सप्लाई करेगा, सर्वर उसको वेरीफाई करेगा, अगर वो वैलिड है तो उसको डेटा, रिक्वेस्टेड डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली एक फ्लो होता है JWT टोकन रिक्वेस्ट का। सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं जब हम JWT इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कभी भी हमें सीक्रेट्स को पेलोड में नहीं रखना है। जो हमारे सिक्योर या सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट्स होते हैं, उनको कभी भी पेलोड में नहीं रखना होता है। वो सिक्योर नहीं होता है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। हमेशा जब भी आपके पास टोकन आ रहा है तो आप इस तरह से कोड को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम हर बार उस सिग्नेचर को वेरीफाई करें कि जो टोकन आ रहा है वो हमारे ही सर्वर से इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हमेशा वेरीफाई करनी चाहिए। कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, या ये नहीं मान के चलना है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हमेशा ट्रस्टेबल सोर्स से आ रही है। वो मेलिशियस हो सकती है, वो मैनिपुलेटेड हो सकती है। वैलिडेट आईएसएस एंड ऑडियंस और एक्सपायरी, हमेशा जो इसका इश्यूअर है, उसका ऑडियंस है और उसकी एक्सपायरी है, ये हर रिक्वेस्ट में वेरीफाई करना है, ताकि वो इशू कहाँ से हुआ, टोकन ऑडियंस क्या थी और एक्सपायरी क्या थी, ये हर रिक्वेस्ट में वैलिडेट होगा, ताकि जो भी डेटा हम वापस दे रहे हैं वो एक ऑथराइज पर्सन को जा रहा है, ये इसकी गारंटी रहे। हम यूज शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन, यानी कभी भी एक टोकन ऐसा नहीं जनरेट कर देना है कि 1 साल के लिए वैलिड है, 2 साल के लिए वैलिड है, 1 मंथ के लिए वैलिड है। कोशिश करना है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए एक टोकन एक्सेसिबल हो, प्रोवाइड किया जाए। और अगर वो एक्सपायर होता है लाइक 15 मिनट और 30 मिनट में, तो रिफ्रेश टोकन की एक फंक्शनलिटी होती है, उसको यूज करके वो दोबारा से उस टोकन को एक नया टोकन JWT टोकन इश्यू करा सकता है। तो टोकन
एक मिनिमम 15 या 30 मिनट्स के लिए आप वैलिड कर सकते हैं, और अगर वो एक्सपायर होता है तो फर्दर उसको नया टोकन जनरेट करने की फंक्शनलिटी हम रख सकते हैं। तो टोकन का टाइम जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। कंबाइन रोल, स्कोप एंड परमिशंस, हमेशा जो रोल, स्कोप और परमिशंस हैं उनका कॉम्बिनेशन बना के हमें वैलिडेट करना होता है कि हमारा जो टोकन है जो इशू हुआ है उसके रूल्स क्या हैं, उस यूजर के, उसका स्कोप क्या है, उसकी परमिशंस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डेटा एक्सेस करने की परमिशन देंगे। यूज जीटीआई फॉर रिवोकेशन, अगर इन केस ऐसा होता है कि अगर कोई एक टोकन किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता है, सपोज मेरा टोकन है और एक गलत इंसान या हैकर के पास चला जाता है वो टोकन, और मैं चाहता हूं कि वो मेरा टोकन नेक्स्ट 15 मिनट के लिए वैलिड है और 15 मिनट्स में वो डेटा एक्सेस कर सकता है, बट अगर मैं उसको रिपोर्ट करता हूं तो हमारे पास एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिससे हम उस टोकन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो जीटीआई को हम स्टोर करते हैं अपने यहाँ पे, और उस जीटीआई के थ्रू हम उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रोविजन को हमें रखना चाहिए। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। क्विक रेफरेंस समरी अगर हम देखें तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आईएसएस जो होता है, इशूअर होता है, उसका मीनिंग, और कौन उस टोकन को इशू कर रहा है, इसमें वो चीज आती है। ट्रस्ट एंड टोकन सोर्स जो होता है वो मैं इसमें हम डिफाइन करते हैं। सब जो होता है, सब्जेक्ट या यूजर आईडी, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, वो पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कराता है। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब है कि प्रिवेंट एपीआई टू मिसयूज, यानी जिस ऑडियंस के लिए हमने वो टोकन इशू किया है वही उसको यूज करे। एक्सपायरी यानी उसकी एक्सपायरी क्या है। आई8 यानी वो कब इश्यू हुआ है। एनवीएफ यानी इससे पहले आप उस टाइम से पहले उसको यूज नहीं कर सकते। जेटीआई एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। रोल, उस यूजर का रोल क्या है, कोई उस और रोल वाला बंदा उसको दूसरे डेटा को एक्सेस ना करे। स्कोप, उसका स्कोप क्या है, कौन कौन से डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। परमिशंस क्या है उसकी, ये परमिशन सेक्शन में डालते हैं। और टेनेंट आईडी, अगर मल्टीपल टेनेंट्स हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम रखते हैं। तो इस तरह से ये क्लेम्स जो हैं, मल्टीपल क्लेम्स हैं, और इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, उनके क्यों हम यूज करते हैं वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उनके एग्जाम्पल भी दिए गए। तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ ही सकते हैं, हम उसको क्लियरफाई कर देंगे। एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे आईएएस, यह इशूअर अथॉरिटी है, यानी पासपोर्ट इशूअर कंट्री इशूइंग अथॉरिटी हो जाएगी। सब्जेक्ट यानी योर पासपोर्ट नंबर जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। ऑडियंस यानी डेस्टिनेशन कंट्रीज वीजा आपका ऑडियंस बनेगा, यानी वो जो पासपोर्ट है वो आप किस कंट्री में जा रहे हो वहां पे वो एक ऑडियंस बनेगा। एक्सपायरी, पासपोर्ट आपका कब तक वैलिड है वो उसका एक्सपायरी टाइम बनेगा। रोल, आप पैसेंजर हो, क्रू हो, वीआईपी हो या डिप्लोमेट हो, किस तरह का आपका पासपोर्ट है या रोल है वो ये डिफाइन करेगा। स्कोप, आपके पास लॉन्च का एक्सेस है, गेट का एक्सेस है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, ये हम यहाँ इस सेक्शन में रख सकते हैं। परमिशन, आप स्पेसिफिक डोर्स यू कैन ओपन, यानी कुछ पर्टिकुलर डोर्स हैं जो सिर्फ आप अपने पासपोर्ट के थ्रू ओपन कर सकते हैं, इस तरह की परमिशंस हैं तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। और जीटीआई यानी पासपोर्ट का सीरियल नंबर, फिर से जो यूनिक आइडेंटिफायर है जिसके थ्रू हम पासपोर्ट को एक्सपायर कर सकते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक जो JWT टोकन होता है, अगर हम उसको एयरपोर्ट मैकेनिज्म के वे में समझें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो JWT टोकन होता है उसके स्कोप्स और क्लेम्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया है ताकि इजीली सबको समझ में आए कि ये वर्क कैसे करता है, किस चीज़ का क्या मतलब है, क्या उसका मीनिंग है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बहुत ही सिंपली आपके दिमाग में बैठ जाए और हमेशा आपके दिमाग में रहे। की टेकअवेज क्या क्या हमने इसमें समझा है, एक बार उसको देख लेते हैं। JWT जो है जेसन वेब टोकन, वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। ठीक है। ओनली द सिग्नेचर इज सीक्रेट, यानी सिग्नेचर जो होता है वो सर्वर जब टोकन इशू करता है तो वहां पे वो अपनी सील की फॉर्म में उसमें ऐड करता है, और वो हमेशा उसको वेरीफाई करता है कि ये सिग्नेचर वही है जो मैंने इसमें डाला था, यानी ये मेरा ही इशू किया हुआ टोकन है या किसी और ने इसको मैनिपुलेट किया है।
पेलोड JWT टोकन का जो पेलोड होता है वो बेस 64 URL इनकोडेड होता है और वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है, यानी उसको कोई भी बेस 64 डिकोड कर सकता है। इसीलिए उसमें कभी भी सेंसिटिव डेटा हमें नहीं रखना होता है। जैसे मैंने बताया, कोई सीक्रेट की, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई कनेक्शन स्ट्रिंग उसमें नहीं रखनी होती, क्योंकि वो डिक्रिप्ट हो सकता है। वो बेस 64 होता है और इजीली डिक्रिप्ट हो जाता है। यूज शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन्स। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि टोकन्स जब भी आप इशू करो वो 15 से 30 मिनट से ज़्यादा के लिए ना करो, ताकि अगर वो टोकन किसी गलत बंदे के हाथ लगता है तो वो उसके पास ज़्यादा टाइम ना हो, पहला। और दूसरा, वो उस टोकन को ज़्यादा लंबे टाइम तक या ज़्यादा लंबे टाइम तक उसका मिसयूज ना कर सके। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का टाइम रखते हैं और री इशू करने की फैसिलिटी रखते हैं रिफ्रेश टोकन के थ्रू। अगर वो एक्सपायर होता है तो वो रिफ्रेश टोकन शेयर करके या यूज करके दोबारा से अपना नया JWT टोकन इशू करा सकता है। तो ये इस कॉम्बिनेशन में चलाते हैं। ऑलवेज वैलिडेट ISS ऑडियंस एक्सपायरी सिग्नेचर ऑन द सर्वर साइड, यानी हर रिक्वेस्ट में हमको उसका इशूअर, उसकी ऑडियंस, उसका एक्सपायरी और उसका सिग्नेचर ये हमको वैलिडेट करना ही करना चाहिए, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस रहे या हमारा एप्लीकेशन को ये कॉन्फिडेंस रहे कि जो टोकन आ रहा है वो लेजिटिमेट है, लीगल है और उसको मैनिपुलेट नहीं किया गया है। लेयर्स रोल, यानी स्कोप, परमिशंस, ये सब चीज़ें हम क्लेम में डाल के उनको भी वैलिडेट कर सकते हैं कि जो डेटा उसने रिक्वेस्ट किया है वो उसके लिए ऑथराइज है या नहीं है, उसका रोल उसको परमिशन देता है या नहीं देता है उस डेटा की। ये सारी चीज़ें हम उसमें इंश्योर कर सकते हैं। यूज JTI टू रिवोक स्पेसिफिक टोकन विदाउट अफेक्टिंग अदर सेशंस। अगर जैसे मैंने बताया, अगर टोकन किसी गलत बंदे के हाथ लग सकता है तो JTI के थ्रू हम उस टोकन को एक्सपायर कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर वो 15 मिनट के लिए वैलिड था, बट अगर हमें पता चल गया या आपको किसी ने रिपोर्ट किया कि ये टोकन मेरा स्टोलन हो गया है या मिसयूज हो रहा है, तो आप उसको ये JTI के थ्रू प्रोविजन रख सकते हैं कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सके और वो उसको 15 मिनट या 20 मिनट जितने टाइम स्पैम के लिए हमने वो इश्यू किया उतने टाइम में भी उसको यूज ना कर पाए। तो बेसिकली मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में JWT टोकन्स को एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी सेक्शन में कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, अगर कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें। और इसी तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर हम एक सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल कंटेंट लेके आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे कोडिंग स्केल पर बने रहिए। थैंक यू।